so much and over to you. Thank you, ma'am. आपके बच्चों का यहाँ एक वर्कशॉप चल रहा था और मैंने एक तो पढ़ा आप लोगों की ये जो अनुभव लिखे हैं जो एक्सपीरियंस I know it's like this. तो इस और मुझे उम्मीद है कि सबका मोरलेस इसी तरह का होगा कोई बीच में आ जाए कोई स्पेशल है कि नहीं मेरा बिल्कुल डिफरेंट है तो वो मैं देखना चाहूँगी। मैं अभी पहले इस खाने की बात कर लूँ फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगी। जिस तरह से आपको टॉपिक दिया गया था आप यहाँ के अनुभव लिखें अपने वर्कशॉप का फिर JLS तो कहानी जो है वो रिपोर्टिंग नहीं है कि आपने कुछ देखा और एक डायरी बना ली और वो पीस ऑफ लिटरेचर वो कहानी नहीं होती। कहानी होती है उससे जो आपके भीतर जो प्रतिक्रिया हुई जो भावनाएं हुई अंदर की दुनिया में जो हलचल मचा इन वर्कशॉप गई वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया मैंने बहुत कुछ सीखा इससे मिली मुझे बहुत ज्ञान मिला। ये तो है ही बाहरी घटनाएं तो बाहरी घटनाओं से ही तो हम अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं ना। तो आपके अंदर जो घटित हुआ वो आपको मेरे मन में ऐसी छड़ थी मैंने पहले कभी वर्कशॉप ज्वाइन नहीं किया मैंने सोचा था कि वर्कशॉप ऐसा होगा लेकिन जब मैं वहाँ गई तो बिल्कुल एक अलग चीज़ या तो मैं घबराई या तो मैं नर्वस हुई या मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई अरे चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी मैंने देखा कि मेरे से ज़्यादा कुछ बच्चे जानते हैं मेरे से कम भी कुछ मेरे से ज़्यादा बच्चे जानते हैं मुझे लगा कुछ और मेहनत करनी फिर लगा कि नहीं मेरे से कम भी लोग जानते हैं तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि नहीं मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं तो वो बात और उसके लिखने के लिए बड़ी साहस की जरूरत क्योंकि साहस केवल पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं होता है साहस छोटे छोटे कामों में होता है। अब वो मंच पर यहाँ आकर बोलना है मुझे रात से प्रेशर हो रही है कि मैं कैसे बोलूँ बच्चों के सामने क्या प्रश्न पूछ देंगे क्या पता तत्काल मुझे उसका जवाब क्योंकि हम तो राइटर हैं हम तत्काल कोई काम नहीं करते हैं चीज़ पहले मेरे अंदर जाती है अनुभव बनता है फिर वस्तु से अंतर वस्तु बनता है फिर मैं उसको लिखती हूँ मैं सुधारती हूँ तब कुछ कहती हूँ और यहाँ सब कुछ स्पॉन्टेनियस है आप अभी पूछेंगे और मुझे अभी जवाब देना होगा। कई बार बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट होते हैं कुछ भी पूछ लेंगे तो मेरे मन में है तो होता ही रहता ही है मेरे मन में एक प्रेशर तो रहता ही अब तो उम्र बड़ी हो गई लेकिन जब मैं शुरू बोलने आई थी तो भी थोड़ा शिवर करती थी भले प्रश्नोत्तरी का सेशन नहीं जो केवल अपनी बात जो मैं अच्छी तरह से जानती थी उसको भी कहना है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा घबराई बोली और अगर अच्छी तरह बोली तो बड़ा रिलीफ मिलता था और अगर कहीं बोलने में मेरे से गड़बड़ हो गई तो समझो सारा दिन मेरा खराब हो जाता था कि वो ऐसे क्यों बोला मैंने ये क्यों किया तो साहित्य जो है उसमें यही सब आपने क्या महसूस किया साहित्य में जो महसूस करते हैं जो फील करते हैं उसको लिखने से और बात करते समझ गए। अब मैं अपनी बात कहना शुरू कर ठीक है और एक बात मैं अभी पहले से बता दे रही हूँ कि आप मेरी बातें सुने और अभी आपने लिखा भी है आप जब मैं अपनी बात कह लूँगी मैं अपनी किताब में लाऊंगी उसको पढ़कर आपको सुनाऊंगी और जब आपके मन में लगातार प्रश्न उठना चाहिए एक क्यों हमेशा रहना चाहिए कि आप उसका उत्तर खोज सकें सत्य की तलाश में आपको वो मदद करेगी कहानी में सत्य की तलाश है उसमें आपको मदद करेगी। आप
लिखते जाऊंगा, उसमें आप अपने प्रश्नों को जरूर दें। तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। चुप मत रहिए, प्रश्न पूछिएगा और मन में प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस दुनिया में जितनी भी हम आज कहाँ से कहाँ पहुँचे वो एक प्रश्न करके ही पहुँचे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों हो? इन दो बातों को जरूर हमको पूछना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो ऐसा गलत क्यों हो रहा है? अगर कुछ बहुत अच्छा है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, अब मैं अपनी बात मेरे को सिर्फ अपनी मौजे के लिए नहीं करना। शूज तो उतारे बेटा, लेखन जो है मेक की मौजे के लिए वो ना अपने आप में समाधान है, कहानी लिखना। ऐसा नहीं कि कोई हमने एक समस्या उठाया और धीरे करके उसके बाद उसका समाधान खोज के हैप्पी एंडिंग में और न एक आध्यात्म कि हम किसी को स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं। यह तो मन में चल रहे द्वंद्व से ये करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, उस द्वंद्व से साक्षात्कार। क्योंकि मन की दुनिया बहुत निराली है, यहाँ एक साथ हजारों प्रवृत्तियाँ चलती हैं। हमको खुद नहीं मालूम कि मेरे मन के मानसरोवर में कितने ब्रह्मांड बसते हैं। ऐसे में मन के रहस्य को उठाने आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल है। हम कोशिश करते रहे मन की दुनिया शब्दों के खंडे में बांध दिए। एक कथाकार की पूरी परंपरा होती तो बिना बीते हुए कल को आज सार्थक नहीं। और हम जो कुछ भी आज करें न जाने कितने ग्रहण और त्याग के बाद अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कुछ बुरी आदतें छोड़ते हैं, कुछ बुरी अच्छी आदतें भी छूट जाती हैं, बुरी आदतें भी ले लेते हैं। जो कुछ हो वो कितने ग्रहण और त्याग। जब हम लिखते हैं हमारे पीछे जो कुछ भी गुजरा है वो हम उसी से हम इमर्ज करते हैं, उसी से हमारी देखती इमर्ज करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी परंपरा के आधार पर, अपने अनुभूतियों के आधार पर। और ये अनुभूतियाँ, ये जो है उसमें गलतफहमियाँ भी शामिल हैं, कुछ सच्चाई भी है लेकिन बहुत सी गलतफहमियाँ भी शामिल हैं जो आगे जाकर पता चलता है। इसलिए ये परंपराएं जैसे जैसे आप आगे आपके सामने नई समस्याएं और जैसे नई समस्याएं आती हैं आपके मन में नए विचार आते हैं और तब हम पर नई दृष्टि से फिर जिंदगी में बराबर एक कश्मकश रहती है, जद्दोजहद वही जो लड़ाइयाँ समाज में लड़ी जाती हैं, साहित्य में वही लड़ाइयाँ, वही साहित्य में। इसीलिए साहित्य में जो है यहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक साथ चलते हैं। साहित्य समय की परिधि में नहीं बदलता। वास्तव में समय जो है ना वो अपने आप में कुछ भी नहीं, वो शून्य है, आकाश की तरह है। वह स्वयं कुछ नहीं करता है लेकिन सब उसमें घटित होता है। हर कथा जो है, हर एक नई तरह का आविष्कार, उसमें एक नदी की तरह एक घटना है, कहीं से वो निकल जाती है। जैसे नदी अपने उद्गम से निकलती है, अगर वो रुकती नहीं, आगे बढ़ जाती है, नदी का स्वभाव है, नदी अगर रुकी तो नदी नहीं। उसी तरह कहानी की एक निर्देश होता है, अपने आप निकलती है और फिर आगे बढ़ती है। जब हम लिखते हैं तो वास्तविकता की दुनिया के साथ एक कल्पना की दुनिया भी
बनती चली जाती है, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं। इस कल्पना की दुनिया में हम बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। कल्पना करो, कुछ भी कल्पना करो। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, लेकिन तब वहाँ अंतःकरण होता है, वहाँ संस्कार होते हैं हमारे, संस्कारों के प्रभाव ये संस्कार में इतना गहरा डालते हैं कि हम बदल जाए, लेकिन वो नहीं बदलते। जब आप लिखेंगी, खास करके महिला लेखक की बात, हालांकि मैं कभी अपने को महिला लेखक नहीं मानती हूँ, लेकिन कभी जब आप लिखते हैं तो आपके सामने आपके संस्कार आपकी कलम रोकते हैं, आपकी जो आबाद गति है, जिस गति से आप लिखते हैं उसका कलम पकड़ लेते हैं और मन में अंतर्द्वंद आ जाता है, डायलेमा आ जाता है कि इसको लिखें या नहीं लिखें। अगर लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं लिखती हूँ तो मेरे पात्र जिस तरह से मैंने उसको खड़ा किया है, बिल्ड किया है, वो गड़बड़ा जाएंगे। तब उनको मैं कहाँ तक जोड़ पाई कि हमारी कहानी की मूल दृष्टि पर कहानी बनाने के पहले एक बिंब सा हमारे बनता जाता है और कहानी को पूरी तरह सोच ले, उसको अच्छी तरह समझ और अनुभूति की तरफ ऐसी तीव्रता होती है कि सब आपकी आंखों के सामने आने लग जाता है और उसमें विचारों के तो पंख लग जाते हैं और वो आकाश को भी अपनी सीमा नहीं मानता। और जब ऐसा समय होता है तो लेखन किसी वाद भी नहीं बनता। साहित्य में, हिंदी साहित्य में बहुत सारे वाद, साम्यवाद की कहानी है, पूंजीवाद की कहानी है, साम्यवाद, लेकिन जब मन से लिखेंगे तो ये बात की बात आएगी और हमको तो लगता है कि किसी भी बात को अगर लेखक बन जाए तो अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर, पढ़ने वाले को मेरी रचना किसी भी दृष्टि के अंतर्गत है, लेकिन उनका रहस्य ये है जो मेरे दिल दिमाग में प्रभावित होती और उनको मैं कलम से नहीं दिल से तो दिल से लिखना पड़ता है। जो कुछ आप लिख रहे हैं उसमें आप बिलीव कर रहे हैं, उसमें आपका विश्वास है और लेखन का जो मूल है, जो सप्राणता है, तो कथा की सप्राणता जो है वो भावना में है। सप्राणता का मतलब उसका दम, उसका उसकी शक्ति, उसका ताकत, भाव सर्वोपरि होगा। जैसा मन का भाव होगा वैसा ही बाहर का मौसम होगा। आपके मन का जैसा भाव होगा दूसरे के प्रति आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। भाव में रस, रस में आनंद और आनंद में ही आनंद है। इसलिए जब मैं लिखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस आनंद नामक तत्व से अपनी रचनाएं गढ़, क्योंकि रचनाएं अगर रोचक नहीं तो कोई क्यों पढ़े। मतलब ढेर सारा उसमें पांडित्य भर दो, बड़ी बड़ी बातें लिखो, लेकिन थोड़ी सी रसज्ञता की कमी से अगर उसमें रस न हो तो निरर्थक हो। लेकिन केवल भावुक होने से बात नहीं बनती, भावना पर बुद्धि का, जो आपका बुद्धि का कंट्रोल बहुत जरूरी है, भावना पर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। वास्तव में लेखन का मूल बुद्धि ही है। हम बुद्धि से ही सूक्ष्म परीक्षण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। बुद्धि में जो हम याद करते हैं, जिसको हम मेमोरी करते हैं, वो स्मृति है। जिस पर हम वर्तमान पर मनन चिंतन करते हैं, जैसे आपने अभी कहानी लिखा, जैसे हमने कहानी पढ़ा या विचार किया, तो जो वर्तमान पर मनन चिंतन हो रहा है वो मति है। और जो भविष्य को, यानी जो आने वाले सत्य को देखते हैं वो प्रज्ञा है। तो हमारी बुद्धि में स्मृति, मति और प्रज्ञा तीन
सृजन करते हैं, क्योंकि तीनों इसमें गई और तीनों की इतनी अंतरंगता से मिले मिले होते हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। अंतर आज के युग में यांत्रिकता बहुत बढ़ गई है। मतलब मुझे ये इस बात के लिए नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल मानव की तरह सोचने लगेगा। हम सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कहीं मानव कंप्यूटर की तरह न सोचने लगे, जिस तरह वो आदत पड़ती जा रही है कंप्यूटर की, कि मानव कंप्यूटर की तरह न सोचने लगे। इस बात से हमें सावधान रहना। विज्ञान ऐसा कोई तथ्य पर वो एक तथ्य खोजता है, लेकिन नैतिक निष्कर्ष उसका नैतिक मतलब क्या है, मोरल उसका उसका ये नहीं, उसका विषय नहीं। हमने ये चीज़ बना दी, अब उसके नैतिक प्रभाव पर भी कोई मतलब नहीं। लेकिन साहित्य जो नैतिक होती हुई वो तथ्य, वो भी तथ्यगत है, उसमें भी तथ्य है, लेकिन उसमें नैतिकता है। और पाठक जो है वो अपने जीवन में गलत कामों से वो ये नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है, लेकिन साहित्य में वो नैतिकता का आग्रह रहेगा। फिल्म देखने जाएगा तो नैतिकता का आग्रह रहेगा, टीवी देखेगा तो नैतिकता का आग्रह रहेगा। ये आग्रह ही जो है वो हमें नैतिकता की ओर ले जाएगा, बिल्कुल वहाँ का इस दिशा में। और ये जो नैतिकता है ये कोई ईश्वरीय या पैगंबरीय संदेश नहीं, ये तो मनुष्य द्वारा बनाया गया एक सुविचारित विवेक से एक निर्णय। इसे आदमियों ने ही बनाया, मानव ने ही बनाया, इसलिए ये समय के अनुसार हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तनशील है, इसमें फेरबदल कर सकते हैं। नैतिकता से ही जुड़ा हुआ है प्रेम, क्योंकि प्रेम करने की जो भावना है वो बौद्धिक नहीं है, वो नैतिक है। प्रेम पाठक प्रेम पुस्तकों में, कहानियों में, कथाओं में, सिनेमा में, टीवी में प्रेम पढ़ना चाहता, देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है। क्यों देखना और पढ़ना चाहता है? एक तो पाठक और दर्शक कभी भी बुरे नहीं होते, युवा होते हैं। जब वो पढ़ते हैं, जब वो फिल्म देखते हैं, जब वो टीवी देखते हैं, तो युवा होते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, प्रेम हमारी मौलिक भावना, ये हमारे जीवन का आधार है। कई बुराइयों की औषधि है, एक भाव जिज्ञासा है, एक रहस्यात्मक अनुभूति है। प्रेम में तो इतनी ताकत है कि मूर्खों को समझदार और समझदारों को मूर्ख बना के छोड़ता है। समझ गए? लेकिन ये समझ लेना काफी नहीं है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। समाज के हर आदमी ये जान लेना चाहिए कि समाज, हर सदस्य को ये जान लेना चाहिए कि समाज से हमारी क्या अपेक्षा है, समाज हमसे क्या चाहता है। और कितना भी ज्ञान ध्यान हमने कर दिया, लेकिन उसका लक्ष्य होना चाहिए सही का। अगर आपने किताब पढ़ा के भी आप गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, किसी का दिल उठा रहे हैं, तो फिर उस ज्ञान के क्या सारे ज्ञान ध्यान का अर्थ होना चाहिए सही, और सही कर्म आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आप अपने भी पर है। आपको समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है, विद्यालयों से मिलता है, मंत्रों से मिलता है। तो अब मैं चाहूँ मुझे पढ़ूँ से अपनी किताब, और फिर ये किताब ऐसा है कुछ अंजलि कि बूंद और किरणों से इसकी रचना हुई है। ये उस अलस वर्ड की तरह है जिसमें कुछ दिखता है और कुछ छिपा है। तो जादुई जब किसी को कोई किसी से प्रेम करते हैं। इसके केंद्रीय पात्र हैं रमा और दियन का नाम है दिवाकर नाथ।
वो डीन के नाम से जानते हैं, वो डीन। लेकिन ये प्रेम की मेरे कृष्णा में छले जाते हैं। जो रमा है वो सुंदर है, शिक्षित है, एक बहुत सुंदर बच्ची की माँ है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन वो उदास इसलिए है कि वो पारंपरिक महिला नहीं है, इसलिए उसके पास परंपरा की सुविधा भी है। अब वो चाहती है कि मेरा जीवन सफल तो नहीं हो सका, अब मैं उसे सार्थक बताऊँ। हमको जान लेना चाहिए कि सार्थकता का मानदंड हम खुद तय करते हैं कि मेरा जीवन सार्थक है हुआ या नहीं, जबकि सफलता का मानदंड दूसरे तय करते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, आपने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जब हम अपने प्रति उत्तरदायी, अपना उत्तरदायित्व हम खुद लेते हैं, उसका संकल्प करते हैं, उसका नाम फ्रीडम उसी को है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज ज्ञान बहुत है, लेकिन सहानुभूति की थोड़ी कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा बहुत है, लेकिन श्रद्धा की कमी। बहुत एम्बिशियस है लोग, बहुत महत्वाकांक्षा, बहुत आगे जाना है, लेकिन पेशेंस रहेगा। और इसका ये भी मतलब नहीं कि हम ऐसा ही दुनिया चाहते हैं, ताकि हमको मन को छू लेने वाली आत्मीयत आती है। और साहित्य का उद्देश्य भी है कि हर व्यक्ति के अंदर उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति जीता है, उसके अंदर अपना एक स्वाभाविक बल होता है। मनुष्य के उस स्वाभाविक बल को, उसकी श्रेष्ठता को जगाना साहित्य का उद्देश्य है। और थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलती हूँ यहाँ पर, the act of writing is to discover what you believe. It is interesting to know that you feel strongly about something. All the truths are easy once they are discovered. But the point is to discover. Writing is what the world is experiencing psychologically. It's not a diary of one's life. It's a study of human behavior. It makes new things familiar and familiar things new. It's something, it's a kind of mirroring life, noticing it, reporting it, and questioning it. One of the things literature does for society to ask difficult questions rather than easy ones, and to say the unsavory. And in the world of writing, sitting quietly is activity. Imaginary is real. Introspection is actually social research, and inside is outside. It's both masked and unhidden. It's a sort of open and closed one. Open because anything can happen, but just you don't always know, and you're just eager to follow. And closed because it is closed, completely closed. Other things outside of you are very secondary, irrelevant. You know, often people ask me why I tell a story. Then I ask myself, why am I writing? I write because I couldn't do anything. That was the only thing I could do. I grew up with books. In my childhood, I read widely for sheer delight. Reading was how I relaxed,
how I knew about the world. I filled my solitary hours and rewarded myself for after a long school day. It was such a pleasure to be just alone. It was a silent conversation. And I was deeply involved in the characters. The connection was so deep that after finishing the book, they lingered in my mind for a long time. And in the night, my own imagination will come alive. And it is in our nature to imagine. And imagination is the beginning of creation. I write not to educate, not to propagandize, and not to show my skill. I write to illuminate. Every time I write a story, I'm just stepping off into darkness and hoping for some light. For me, writing is experimenting, inventing, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and at the same time having fun. You know, there was a peculiar misery when I finished my first story. My theme was good, as were the sentences. My characters were so ready with time that they practically needed birth certificates. I had done social research and they gave the feel of authenticity. But when I read it, I think it will not work. Something was missing. The story was emotionally dead, like a drug substance. What now? I asked myself. For a long time, I struggled for an answer. I lost my mind and patience. I was at sea. I was feeling sorry for myself. And I can't, feeling came over me. And I stopped writing. But after a few months, I started again. I reinvented myself. It was a whole new beginning. It was like climbing a mountain. You climb ledge to ledge. The more higher you get, more tired you become. But your views become more extensive. I moved forward. Then I created a world of my own and committed myself to constant self-improvement. I started writing every day. Regularity is very important. The most effective way to write is to write deeply. And that gave me confidence. And confidence is preparation. But remember, you can't fake confidence. You have to earn it. रोज करोगे तब आएगा आत्मविश्वास. बैठे बिठाए नहीं. There are two principal things about writing a fiction: making them up and seeing them finished. But when I'm middle of the story, it's all confusing, blindness. You don't know. It's easy to remember the moments, but hard to define. It's not easy to sum up in few words. You read all the materials around the subject of the book. Upon knowing it, intuition plays a great role in your writing. It's knowing without knowing. You
you may call it hunch or sixth sense, right? So there are so many things, and I think writing is story, just telling a story. The writer is not a scholar or a redeemer of mankind. It is telling a story. Little of tolerance, little of humor, and little of common sense. You don't know how much comfortable you can make yourself in this life. After writing so many years, now the whole world is conquered. And to do good work is very easy. So look for the good, search for the good, and hope for the best. Now I'll do this. Okay? इस कहानी में ऐसा है कि वो रमा और नील की बेटी रमा बताती थी अपनी बेटी शिवानी को कि उसका पिता कौन है। ये कहानियाँ बहुत हैं, ये बहुत लंबी। एक पॉइंट पे आके उसको पता चल जाता है कि वो अपनी माँ की अभैध और उसकी माँ उस वक्त विदेश गई हुई और उसके पीछे से उसकी जो भावनाएं हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना। आज ऋतु उसकी सहेली है, शिवानी इस लड़की का नाम है। आज ऋतु से बात करके थोड़ी देर के लिए जी ली। परीक्षा के बाद बहुत सा समय और कुछ न करने की सुविधा एक साथ आ गई, पर वह निसंग बैठी रहती। मन ही मन माँ पर गुस्सा उठाता। माँ, आपने अब तक इससे केवल झूठ कहा, अब मैंने आपको पहचान लिया। आपकी किसी भी बात पर मेरा विश्वास है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता एक अंधा नामीन शब्द, कहीं भी कभी भी इस नाम से मेरी क्रिया शक्ति लुप्त हो जाती। झूठ है आपकी शादी हुई थी, आपको अपने पति से अनबन हुआ था। झूठ है आपका तलाक हुआ। अकेले में उसका मन ऐसे रो रहा था जैसे कोई उसे पेट से पीट रहा हो। बचपन से यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, किससे मत बोलो, यह तस्वीर पर देखो, क्यों वो चाहती रहती थी मुझे। मैं पल पल की अपनी आंखों से ओझल हो जाती, आप घबरा जाती। बार बार मेरे सिर पर हाथ फिराकर कहती शुरू शुरू, फिर मेरी ओर बड़े ध्यान से देखती। मेरे छोटे से मन में भाव का तूफान सा आ जाता। आप क्यों जब तक मेरी ओर विचित्र दृष्टि से देखा करती थी। मेरी दोस्त ने एक बार कहा था, तुम्हारी माँ मुझे मंदिर की मूर्त की तरह पवित्र लगती है। आपके लिए एक ही शब्द है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। ज्वाला में अपना पति बाहर आ रहा। मुझे हमेशा से आपकी ईमानदारी पर शक था। जाने कितनी बार डूबकर, मचल कर, घुमा फिरा कर यह जानने की कोशिश की थी कि कौन है मेरा प्यार। बस सब देखा, आपने एक दर्जन लिया। आपके मन का दुख रहस्य कहवा लेना असंभव। कम से कम पिता के बारे में तो सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। क्रूरता की भी एक सीमा हुई। एक ही विचार का आवर्त उसके मन में कौन है मेरे पिता, कौन है विकट जिज्ञासा विराट और चिन्ह। दो आंसू की बूंद उसकी आंखों में चला गया। उसने तुरंत मुझे पूछा, नहीं, आंसू कमजोर बनने की पहचान है। वो कमजोर नहीं बने, वो स्वयं को संभालने लगा। चुपचाप अनजान बनकर ऐसे रहती जैसे कहीं कुछ हो ही नहीं। टीवी देखना उसके लगभग बंद कर दिया। हताशा के बावजूद वह दर्ज की किताबें इकट्ठा कर पढ़ती रह जाती। वह पूरी मुस्तैदी से पढ़ाई में लगी। उसके संकल्प की दिशा में यह पहला कदम था। उसे समर जॉब के लिए तैयार होना था। दिल की सुनी गलियों से अंग्रेज की आवाज़ बार बार सुनी गई। वह सब भूलने का प्रयास कर रही थी। अब उसके बारे में सोचना भी था। गर्दन पर कोई अज्ञात आशंका अपना पंचा मजबूत कर गया। तुम प्रेम नहीं कर सकती शिवानी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से रह जाती। खिड़की खोलकर बाहर देखा, दूर आकाश में
सूरज ऊपर उठ रहा है, उसकी किरणों से ओस की बूंदें झिलमिला रही हैं। ये बूंदें कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं, ये कोई नहीं जानता। मैं कहाँ से हूँ, कहाँ जाऊँ, यह भी तो कोई नहीं जानता। एक नया अन्न दिखाई उसके सामने, कभी इंद्रनील का फूल मिल सकती है, कोई चैतन्य हो, मन करा नहीं, फिर भी उसने हाँ कह दिया। वक्त ने उसे उलझन में डाल दिया, बुद्धि निर्णय ले ही नहीं पाई। लगता जैसे कोई और ही बुद्धि को निर्देश दिया। और प्रेम के विपिन और स्पर्श सब याद उसे भीतर कुछ बचता हुआ महसूस। उसने अनुभव किया कि यह तो वही जल तरंग पर फिर कहीं से आवाज हो, तुम प्रेम नहीं कर सकती शिवानी। इंद्रनील के साथ ढेरों कामनाएं, मगर सारी कामनाएं पीछे चली। अब उन सबको याद करने में कोई फायदा नहीं, उन बातों का कोई मतलब नहीं। जाने तक अविश्वास और बातों से भरा है उसका संसार। उसका ऐसा जीना था जिसमें देखता ही देखता था, संशय था, निराशा थी। ये तो उसकी माँ के साथ। फिर उसके बाद उसके पिता लौट आते हैं। उन्होंने भी शादी नहीं की और पश्चाताप में जीती। अब जब उन्हें अपनी पत्नी और भी मिलती है तो फिर से उनका साथ चाहने लगते हैं। लेकिन उनकी वो जो माननीय रमा है खुश नहीं रहने के तैयार है, ऐसा कि वक्त पर उन्होंने धोखा दिया। लेकिन बेटी चाहती है कि हम लोग सब साथ मिलकर रहें, पर उसकी माँ उसको एक रात सारी बातें बता देती है जो उसके जीवन जो उसके पैदा होने का रहस्य। और तब उसके पिता आते हैं, फिर वो पिता से क्या कहती है अब मैं आपको वो बता देती हूँ। बस वह तब सही वक्त पर आ गए। उन्होंने देखा कि आज रमा के चेहरे का भाव कुछ और सा हो गया और कुछ कहने के लिए तैयार हुए, पर आंख मिलते ही चुप हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि असली बात कहाँ से शुरू करें। अंदर से शिवानी आई, उसके आते ही उसकी आंखों में प्यार की परछाई निकली, लेकिन वह खामोश और गंभीर थी। उन्होंने बहुत अंतरंग तरीके से कहा, शिवानी मैं क्या चाहता हूँ तुम जानती हो, मेरा विश्वास करो। मैं विश्वास, कैसा विश्वास? माँ का विश्वास नकार दिया, मुझे नकार दिया, और अब इतने वर्षों बाद किस विश्वास की बात कर रहे हैं? इतने वर्षों में पल भर के लिए आपको मेरा ध्यान नहीं आया। वह ऐसी हंसी कि उसका हृदय पानी पानी हो। रमा चौंकी, शिवानी बदल गई है, उसकी मुखाकृति बदल गई है, उसने अपनी राय बदल ली। बचपन में अक्सर एक कल्पना मेरे लिए छाई रहती थी। मैं चलते चलते किसी अनजान जगह पहुँची और सामने खड़े पिता को देखी, और जब वो सचमुच दिन आया तो माँ ने मुझे आपकी आने की बात बताई। लेकिन मुझे तो जन्म जन्मांतर से रहस्य कभी लग गया। सब कुछ बांटे हुए अपने जन्म के पहले दिन मैं जान गई कि मुझमें कहीं कोई कमी है, चूक है, अभाव है। हर समय डर लगा रहता कि एक क्षण विस्फोट से मेरे बदन चित्र स्थिर हो जाए। मैं 5 क्लास में फर्स्ट आई, अपने आप में मेरे लिए बड़ी चीज थी। और उससे भी बड़ी बात यह थी, इस छोटी सी उम्र में खुद अपने से पहचान कर ली। न बात बात पर पैर पटकती, न सिद्ध करती, यहाँ तक कि सपने भी नहीं। चेहरे पर दुख का अपमान भाव ऊपर उभर आया। आखिर वह दिन आया जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। ये क्षण जीवन में कब आएगा मैं सोचा करती। आज वह दिन आया। जानती हूँ जिस पर मुझे हमारे रिश्ते का सत्य प्रतीत हुआ, उसी क्षण मैंने आपको पापा कहा। एक सीधी पुकार के लिए 22 बरस नहीं लगा। एक बात पूछो, आप इतने कहाँ क्या कर रहे हैं? वह इस अभियोग का क्या उत्तर देती, क्या प्रतिवाद करती? उनके माथे पर कई रेखाएं। सॉरी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। कोई जो कहना है कहो, मैं सुनकर ही समझ सकूंगा। न सुनने की गलती कर चुका हूँ। जरा सोच कर देखिए, एडवर्सिटी से निकलने में कितनी ताकत चाहिए। माँ की सारी ताकतवर बर्दाश्त करने में समाप्त हो गई। एक बार धोखा खाने के बाद जीवन में किसी चीज़ का महत्व नहीं रहता। माँ की आवाज़ उठाती लोग उसे बुरा कहते, और मैं तो कहीं की न रहती।
हाँ, अगर आप मुझे अपनाए हुए तो क्रांतिकारी कहलाते, पर आपको क्या, आप तो विविधता बढ़ाते रहे और हम यहाँ भूल कर चुके। मैं अपनी भूल मानता हूँ। उनकी आवाज़ अनवरत मुँह और धैर्य से लबालब थी। रमा को हल्की ठंडक महसूस हुई, साथ ही कमरे में अपने शॉल लेने चाहिए। शॉल लपेट कर मैं वापस ड्राइंग रूम लेने जाकर वही बात उस तस्वीर को के समूह आपकी स्वीकृति की। वह अब डीएन का साथ चाहने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन आंसुओं में उसका विषाद बन रहा था। वह कमरे से निकलकर उसकी माँ की मृणालिनी के पास आई। वो बहुत कम तो बहुत अच्छी लगी। उनके भीतर खुशियों की लहर पड़ने लगी। ड्राइंग में बैग रखते रमा ने देखा शिवानी फूट फूट कर रो रही है। मानो जन्म से लेकर अब तक का सारा उसका संचित पिघल रहा है। फासला होने पर भी दिया कि पूरे व्यक्तित्व में से निकलता झलक रही। रमा बेटी को चुप है, क्या बात है। प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव अंदर तक नहीं रहता, बाहरी व्यवहार में भी वो काम करता है। शिवांगी के नजदीक आने पर अनजाने ही उनके साथ उसका वजन छूट गया। वह अपने आप में सीखी, वह मौन रहकर अपनी बात कहती। इसका एहसास उन्हें सुगंध की श्वास उनके अंदर तक चली। जब प्राकृतिक कारणों से नदी की धार बढ़ जाती है तो तटभूमि अपने आप पीछे हटती है। अभी जीवन की कोई नदी महानदी हो उठी। मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। यह अस्वीकार इतना माँ का नहीं, उतना मेरा था। आपने हमसे हमारी पहचान की, क्यों नहीं मुझे किसी अनाथालय में डाल दिया। रमा का हाथ उसकी लेकिन वो जरा भी गदगद नहीं हो पा रही। उसने बहुत प्यार से कहा, तुम्हारे दुख को हम समझते हैं बेटी, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। उठो, मैंने तुम्हारी बात मान ली। वह एकदम से पलट कर दोनों उसे देख रहे थे। उसका चेहरा आग और आंसू से झुलस रहा था। प्लीज मेरे लिए कुछ मत कीजिए। आप दोनों को नफरत मुझसे है। मैं हूँ आपके सारे दुखों का कारण। जो भी करना है, जो भी फैसला लेना है, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। ठीक है शिवानी, मैंने अपने लिए सोचा, हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। रमा ने निर्णय किस पर किया। उसने माँ को देखा, तो अपने दिल के संशय को मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहती थी कि कहीं माँ उसे दिलासा दिलाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन वहाँ आसपास एक दायरा सा बनता जाता है जिसके अंदर नई अनुभूति उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने डीएन को देखा, शायद पहली बार संपूर्ण अंतरंगता से पर धन्य हो, पर धीरे से मुस्कुराए। रमा भी मुस्कुराई। यह उनके मुस्कुराने का अनुमोदन किया। सच सामने आ जाने पर कुछ कहने सुनने को नहीं। शिवानी की आंखों में आंसू भरे, पर वह मुस्कुरा रही। आंखों में आंसू भरी मुस्कान उसकी हमेशा की मुस्कान। कुछ क्वेश्चन आंसर्स? सॉरी, अच्छा, जो भी आप प्रश्न पूछेंगे जरा जोर से, ताकि खड़े होकर सब सुन पाएंगे आपको। थैंक यू। लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा सोचना चाहिए सोचने की। अगर आप लोग मृदुला जी, अगर आप प्रश्न को फिर से आप बता सकें। उनका कहना है कि आपने कहा था कि लिखने के वक्त आप सोचती हो कि ऐसा लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या लिखने के वक्त ऐसा सोचना चाहिए? यही तो प्रश्न है बेटे, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो चीज़ चाहिए वो हम कर नहीं पाते, और हम घबराते हैं कि अगर ऐसा बात होती है तो लोग हमको गलत और समझेंगे। लेकिन फिर उसी के लिए हिम्मत लानी पड़ती है कि नहीं, जब सत्य की ये मांग है, जो कहानी की मांग है, चरित्र इस मोड़ पर खड़ा है कि वहाँ उसको ये निर्णय लेना ही है, तो फिर वो
नहीं, देखो बेटा, when you write, you don't think about your readers. When I write, I don't think about them. What do they want and what should I give them? ये विचार तो आने ही नहीं चाहिए। आप अपने से कमिटेड हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके अंदर कहने के लिए कोई बात, दूसरा उसके सामने आप लिखने के बाद दूसरा उसमें रिलेट करे, वो अलग बात है। लेकिन जब आप लिखिए, आप आपके पास कुछ कहने के लिए बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। यू डोंट राइट जस्ट टू वांट टू राइट, यू मस्ट हैव समथिंग टू से, तब आप लिखना शुरू करें। Do you write fiction or non-fiction? बेटा मैं फिक्शन राइटर हूँ तो फिक्शन ही लिखूंगी। वैसे मैंने नॉन फिक्शन से की थी। मैंने आर्टिकल्स लेकर निबंध लिखना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे लगा कि इसमें मुझे उतनी फ्रीडम नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं लेख लिखती थी किसी विषय पर तो पढ़ती थी, वहाँ जाती थी। जैसे मंदिरों में मैंने एक बार लिखा तो मंदिरों में गई, वहाँ का सारा स्टडी किया, पढ़ा, लेकिन फिर भी लिखते समय मुझे एक हिचक रहती थी, क्योंकि मैं 2 महीने की रिसर्च में कितनी बात ये लिख पाऊँगी, तो उस पर मुझे फ्रीडम नहीं मिली, मैं खुले आकाश में नहीं उड़ पाती थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि रेडियो स्टेशन से मुझे कहानी था लिखना था, और उनका कथाकार कहीं गायब हो गया और मैं वहाँ टॉक देती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कहानी लिख सकती हैं। मैंने कहा मैं कहानी तो आप तक लिखा नहीं, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कहा एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसको ले लेती हूँ। और जब मैं कहानी लिखा, मैंने मज़ा आ गया मुझे, क्योंकि लेखों में तो वहाँ जाकर रिसर्च करो, ये करो, और इसमें तो पूरा आकाश आपका है, जहाँ इधर जाओ, दाहिने बाएं, सेंटर, मिडिल, wherever you want to go you can go। वो जो मुझे उसका जो आनंद मिला, उसके बाद तो मैंने मुड़ के देखा ही नहीं। मैम तो बेसिकली आपका इंस्पिरेशन एक्सपीरियंस से मिली फिक्शन लिखी। You see, I don't wait for inspiration from me. As far as my creativity is concerned, there are different sources. My roots, my faith, people and me, and sometimes very small things like leaf floating on. And nature is also part of my creative side. मैं मुझे fascinate हूँ, and nature really creates, and the great source of pleasure is variety. And I think the second part is experience. I think empathy is much more important than experience. It is necessary to understand the feelings of other people. It will make you a better person, and it will make the world a better place. And I feel that a story which has warmth, intimacy, humanness, appeal to everybody. It appeals to everybody. What's your favorite song? फेवरेट ये हम लोग 9th में थे, तो जब मैं 9th क्लास में थी, तो ये हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे टॉपिक कि आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी थी। तो मेरे को भी आई, मैं आपको सच बताऊँ तो मेरी माँ जो है वो हम लोगों को धारावाहिक रूप से रामायण सुनाती है, और मेरी माँ का कथा कहने का तरीका ऐसा रोचक था कि हम लोग सब भाई बहन रात को, और वो धारावाहिक रूप में सुना आगे क्या हुआ, आगे क्या, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्यकांड। तो मैंने बड़ा रच रच के लिखा कि रामायण मेरी फेवरेट पुस्तक, और मैं सच बोलूं तो मैं जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और बहुत सी किताबें अच्छी भी लगती, लेकिन मुझे अभी भी लगता है
कि वो माँ की कही हुई जो कहानियाँ रामायण की वो मेरे अंदर अभी भी है। और उसके बाद मुझे माँ ने हम लोगों को दोनों पढ़ाया था, सुनाया था। रामायण ऐसे तो 3000 रामायण हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम जो नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं, एक रामचरितमानस तुलसीदास का और दूसरा वाल्मीकि रामायण, जो पता नहीं कब लिखा गया, 7, 8, 9, 10 हज़ार पहले साल लिखा गया संस्कृत का वाल्मीकि रामायण। तो पहले हम तुलसी रामायण ही ज़्यादा जानते थे, लेकिन जब मेरे भीतर रामायण को लेकर बहुत से प्रश्न उठते थे, बहुत सी बातें होती थी, तो फिर मैंने वाल्मीकि रामायण, और मैं बताऊँ बच्चों आपको, वाल्मीकि रामायण कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाल्मीकि हिंदी समझ नहीं आती। वाल्मीकि रामायण is much more sophisticated और रामचरितमानस में उन्होंने सीता और राम को भक्ति भाव से चित्रित किया, बट इन वाल्मीकि रामायण दे आर ऑल ह्यूमन। उनकी अपनी वीकनेसेस हैं, अपने स्ट्रेंथ हैं, एक आइडियल ह्यूमन बीइंग, आइडियलिस्ट में भी बहुत सारे वीकनेसेस हैं, वो सब उसमें बताया। बस तो बहुत कहानियाँ, वो सब वो मेरे जैसे कि एकदम मेरे संस्कार में चले गए, तो मैं वही मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी पुस्तक ने मुझे सबसे अधिक, और उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतला, कालिदास की शकुंतला जो है वो भी मैं बचपन में पढ़ती थी। हनुमान को जैसा कि हम उसमें तो हनुमान ही हैं, जो हम हनुमान का, लेकिन हनुमान एक तरह की ट्राइब जो जंगल में रहते होंगे, उनकी अपनी एथिक्स थी, अपना जीवन था, बाली, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, ये सब उसी में थे। बाली, सुग्रीव सब रामायण पढ़ोगे तो ये सब हाँ, तो ये सब एक तरह की ट्राइब थी जो जंगल में है। पर अब हम उसको अगर जैसे बच्चों को इंटरप्रेट करना हो, तब हम कहते हैं कि वो Ma'am, you said you don't consider yourself as a female writer. yes. But why is that so? Because I think क्योंकि आदमी हो, the causes are the same, you know, love, hatred, compassion, sincerity. These are not manly or humanly. These are all human qualities. तो जब आप लिखते हो उस समय आप एक ह्यूमन बीइंग होते हो, आप यू आर नॉट अ विमन राइटर। अगर ऐसा नहीं कि अगर मैं विमन हूँ तो विमन को किसी चीज़ के लिए मैं प्रोटेक्ट कर दूँ, और वुमेन और क्योंकि ये जो लिबरेशन मूवमेंट बहुत सी बातें जुड़ी होती है बेटे। लिबरेशन जो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट हुआ आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रांस की बहुत बड़ी ऑथर थी साइमन de Beauvoir, उन्होंने किताब लिखी द सेकंड सेक्स। उस सेकंड सेक्स ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरे वेस्ट में ये झंडा लेकर खड़े हो गए कि मुझे आज़ादी दी। लेकिन जो वेस्ट का विमेन लिबरेशन मूवमेंट था वो हमारे भारत के जीवन से थोड़ा अलग था, क्योंकि वहाँ सीधी लड़ाई आदमी और औरत के बीच थी, जबकि हमारी औरतें परिवार के सिकंजे में रहती हैं, लेकिन पुरुष भी परिवार के सिकंजे में रहता है। हमारी समस्या बिल्कुल अलग तरह की है, उसके ऊपर तो बहुत सी मतलब कितनी बातें हो सकती हैं, बहुत सी बातें। विचारणीय प्रश्न तो बहुत ही है, नारी को लेकर भी है, पुरुष को लेकर। हाँ दो प्रश्न। पहला कि जब आप
जब भी हम कोई कहानी लिखना शुरू करते हैं तो कई विशेष बातों का ध्यान रखते हैं कि कभी कभी हम लोग जो कहानी पूरी कर देते हैं तो हमें लगता है कि इस जगह पर थोड़ा और ऐसे हो सकता था, इस जगह हम लोग ऐसा लिख सकते थे, तो पहले से किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो वही मैंने कहा ना कि तुम्हारे पास एक विजन क्लियर होना चाहिए। तो कहानी, हालांकि जब तुम लिखोगे एक्चुअली तो उसमें परिवर्तन होंगे, लेकिन जब तुम आरंभ करो तो यू शुड हैव ए क्लियर विजन। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इन यू नो। अपने थीम पे ध्यान रखिए, अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखिए। यू शुड टेक मतलब यू शुड फुली अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इन विच दे आर प्लेस्ड, उनके चारों तरफ के वातावरण का, उसके जीवन का। फिर उसके बाद एक बार कहानी लिखिए, फिर उसको रीराइट कीजिए, फिर उसको पढ़िए। और अच्छा मैं तो बताऊँ कि अंत में जाके अपनी ही ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है, कहानी कैसी बनती है। लेकिन एक बात है कि अपने क्रिटिक खुद बनाए। अपनी कहानी बड़ी अच्छी लगी है, मैंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन आज वहाँ बनती नहीं है। अब सबसे बड़ा क्रिटिक खुद बनना पड़ता है कि नहीं, ये बात यहाँ और डेप्थ में जाना है, मुझे यहाँ और ऐड करना है, मुझे ये छांटना है, मुझे इस बार इसको लिखने में डरना नहीं है। टू राइटिंग, क्योंकि मैंने कहा ना कि सबसे पहले आपको इस कहने के लिए चाहिए। अब मैं राइटर बनना चाहती हूँ और मैं लिखना चाहती हूँ, दैट्स नॉट द पॉइंट। आई हैव समथिंग टू से, मुझे कुछ कहना है। मेरे पास भी कहने के लिए बचपन में मैंने इतना डरावना दृश्य देखा था कि वो मेरे अंदर था, और मुझे पता नहीं कि कब वो मेरी पहली कहानी बनी थी गुनहगारों के बीच, और वो कहानी मेरे 20 वर्षों के बाद वो कहानी कागज पर उतर कर। यू मस्ट हैव समथिंग टू से, you just don't want to be a writer, you must have something. While writing, A little louder, please. while writing, do you use your brother, sister, your parents as a material in writing? Very good. तब और क्या? बिल्कुल उठाती हूँ। अपने आसपास के जीवन से ही हम अपने चरित्रों को, क्योंकि जो हम जितना देखे रहे हैं हम उसी के बारे में तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको इतना कवर अप कर देते हैं। हाँ। और एक दिन तो मैंने एक कहानी लिखी। कहानी जब आप लिखते हैं तो यथार्थ का हूबहू नहीं होता है, उसमें बहुत से परिवर्तन। और कहानी लिखी, जिस दिन वो छप के पत्रिका आई, वो महिला उसी दिन मेरे घर, पता नहीं कभी नहीं आती थी वो मेरे घर। तो मेरे को लगा कि ये किताब मेरी मैम से मांग के ले जाए, पढ़ के कहें कि बुद्धा ने क्या किया है। गनीमतियों उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किया, पर अजीब अजीब से प्रसंग तो होते हैं। आप अपने आसपास के जीवन से ही तो कहानी होती है। मेरा एक सवाल है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सीता के बारे में आपने तब लिखा था जब सीता के बारे में कोई नहीं लिखता था। पिछले 8-10 साल में तो बहुत कुछ आया है। आपका रामायण, आपका ये माइथोलॉजिकल साहित्यिक रचना है, एक और सीता, और दूसरी आपकी फेवरेट कैरेक्टर है जिनको एक मूर्ति आपने मूर्त रूप दे दिया है। मैं चाहती हूँ बच्चों को दोनों के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि सीता को जैसे डिपिक्ट किया जाता है और बहुत गलत फहमी आती है लोगों को। आपने जो लिखा, और आपने शुरू में मुझे ऐसा ख्याल है कि जब बुक ट्रस्ट के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए लिखा था, तो प्लीज़ इन दोनों के बारे में बताइए, क्योंकि इन्होंने नई दिशा दी है साहित्यिक दोनों। सीता के बारे में तो थैंक यू बढ़ना। सीता के बारे में तो सब जानते हैं, राम की पत्नी है। तो सीता के बारे में एक ये है कि सीता एक अनुगामिनी है पति। जो पति ने कहा यस बॉस, नो सीता वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। उसके अपनी आइडेंटिटी, यहाँ तक कि जब वनवास केवल राम को मिला था, आप रामायण की कहानी मोटा मोटी तो जानते होंगे, तो वनवास केवल राम को मिला था।
लेकिन सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। राम परेशान कि अरे भाई हम जंगल में रहेंगे, वन में रहेंगे, तुम कहाँ एक्स्ट्रा लगेज कहाँ चलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो चलूंगी, मुझे चलना है क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके अगर सुख में मैं साथ रही हूँ तो मैं दुख में भी आपके साथ रहूँगी। तो वहाँ तो मैं अपना ये सब राजपाट त्याग के जाऊँगा, फल खाऊँगा, जंगल में बाघ शेर जाने होंगे, राक्षस होंगे, उनको बहुत तरह से भयाक्रांत किया कि डर जाए, लेकिन वो तकलीफ का किया, लेकिन वो जिद कर। और पूरे 14 साल वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखा हुआ। राम को जब वो रावण के पास, रावण उनको लक्ष्मण को डांट के भेजा है। और एक बात आप आपको बताएं, एक लक्ष्मण रेखा की बात बच्चे आप लोग बहुत सुनते हो कि लक्ष्मण रेखा जाने कहाँ से आई है। मैंने 2 रामायण ध्यान से पढ़ा, तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण। और सच पूछे तो नॉर्थ इंडिया में यही 2 रामायण सर्वाधिक प्रचलित है। उनमें कहीं भी वो लक्ष्मण कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और सीता को आप मंदिर रहो, और सीता को अपने पुरुष के आदेश के अनुसार उसके अंदर ही रहना पड़ा। और ऐसा वही नहीं भी, सीता ने आदेश दिया, कह रहे थे कि हमको भाई ने कहा है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँ। जब राम वहाँ हाँ सीते मैं ये हो रहा हूँ, मारीच था जो रावण को पकड़ना चाहता था, उसने एक षड्यंत्र रचा था। तो सीता ने उसको डांट के भेजा कि अगर वो आदेश दे सकते हैं तो मैं भी आदेश दे सकती हूँ, तो अभी जाओ, तत्काल जाओ, भाई की रक्षा करो। अगर भाई नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी, तुम भाई के पास जाओ। बाध्य होके वो जब तक रावण जैसे आदमी को इतने जानते हो, उसकी शक्ति क्या है, सीता की शक्ति, सीता की शक्ति उसकी तपस्या थी। ऐसी कर्मठ महिला थी, इतनी सत्यवादी, ईमानदार थी, उससे कोई भी पुरुष पंगा, रावण जैसा पुरुष उसके वहां तक नहीं आ सकता, उसके इर्द गिर्द नहीं आ सकता था। और ऐसे लोगों के लिए और लोग भी आ जाते हैं। लंका में वही तो कहते, लंका में केवल रावण ही नहीं था, विभीषण भी था। और उसने अपने नाम में भूल रही हूँ, उसको भेजा है कि तुम उनकी रक्षा। और अंत में सीता जो है उनका अग्नि परीक्षा वो दे दी, अग्नि परीक्षा। राम ने जब उसको त्याग किया, त्याग करके जब वाल्मीकि रामायण पढ़े, उसमें सीता का चरित्र वो राम उसको वापस बुलाया। लोग खुश चाहते थे कि माँ साथ रहे, पर उसने कहा अब जरा आपके पास नहीं। और उसमें मैंने अभी तो बहुत दिन हो गया लिखे कि राम ने अपने को उसके सामने छोटा अनुभव किया है। उसने वो नहीं गई, वो अपमाननीय बनी, वो हर समय अपनी ही बात लेकर चली। और अपनी बात मतलब जो उसको रास्ता सही लगा, जिसको सही समझा, इसलिए उसकी बात में। और दूसरी थी पद्मिनी की चर्चा यहाँ। पद्मिनी बहुत खूबसूरत तो थी ही, पर उससे भी बड़ी थी कि उसके में एक विराट आध्यात्मिक शक्ति। अलादीन खिलजी उसे उसके सौंदर्य की चर्चा दिल्ली के सल्तनत अलादीन खिलजी के पास पहुंची और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और वो उसको ले जाना चाहता था। बहुत सारी कहानी में ये हुआ वो हुआ, अंत में चित्तौड़ हार गई और वो पद्मिनी वही जौहर थी। लेकिन जौहर को यहाँ सती के साथ अक्सर हम ये करते हैं। यहाँ है कि वो अपनी अस्मत को बचाने के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए उसने अपनी बात, इसीलिए इसका नाम है कि हम अपने सिद्धांतों पर हम सच बोलेंगे चाहे मेरी जान चली जाए, ये होना है। मैं अपनी रस्मत की रक्षा करूंगी चाहे मेरी जान चली जाए। तो वो इस हद तक उसमें की ईमानदारी की ताकत, इस बात को लेकर मैंने अपनी कहानी में सही। Sorry, we're going to have to wrap up. It's past 12:15. Mridula, thank you very much.